नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक खास मेहमान है जिनसे हम बात करेंगे। ये खास मेहमान है उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पद के दावेदार, कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता हरीश रावत जी। इसके साथ साथ उनके कंधों पे पंजाब की भी जिम्मेदारी है, जहां इस वक्त वैसे तो देहरादून में ठंडक है, लेकिन पंजाब में काफी इस वक्त गर्मी मची हुई है, काफी गर्मी है वहां पे। तो हरीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले इतना बता दूं कि दरअसल इस वक्त जो कांग्रेस पार्टी की हालत है पंजाब के अंदर, उसको लेके बहुत बड़ा विवाद पैदा हो गया है और इस विवाद के पीछे कई तरीके की आशंकाएं जताई जा रही हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एक जीता हुआ राज्य भी कहीं ऐसा ना हो कांग्रेस पार्टी खो दे। उधर उत्तराखंड के अंदर जो चुनाव, विधानसभा के चुनाव होने पंजाब के साथ साथ वहां पर भी राजनीतिक गतिविधियां बहुत तेज हो गई हैं और कांग्रेस पार्टी को इस बात की उम्मीद है कि वो इस बार अच्छा प्रदर्शन करेंगे पिछली बार की तुलना में। तो हरीश जी, सबसे पहले मेरा सवाल यह है कि आपने पिछले दिनों कांग्रेस आला कमान से ये कहा है कि आपको पंजाब की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया जाए। आपने क्यों ये बात कही? आप पंजाब से थक गए हैं या फिर आप वाकई उत्तराखंड पे फोकस करना चाहते हैं? नहीं, ऐसा कहीं नहीं थक गया। वो तो गुरुओं की भूमि है, बहादुरों की धरती है। वहां से तो प्रेरणा मिलती है, वहां के लोगों से बातचीत करके प्रेरणा मिलती है, जो जोश मिलता है उनसे, वो मुझे उत्तराखंड में भी जवान रखता है। तो ये मैं तो पंजाब का बड़ा आभारी हूँ। मैंने सहज भाव में जिस दिन हमारे कुछ मित्र मिनिस्टर्स और एमएलए मुझसे मिलने के लिए देहरादून आए थे जी, तो बड़ा मीडिया का जमवाड़ा था, जिसमें उत्तराखंड का मीडिया भी था, पंजाब का भी मीडिया था। मुझे मालूम नहीं था कि पंजाब का मीडिया भी यहाँ पर इतनी बड़ी मात्रा में है। लोगों ने मुझसे पूछा कि आप तो उत्तराखंड वालों ने कि आप तो वहाँ उलझे रह गए, यहाँ क्या होगा? यार, मैंने कहा मैं ये सोच रहा था कि अब शांति हो गई है पंजाब में, सब चीज व्यवस्थित चल पड़ा है। दोनों लोग मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रेसिडेंट मिल करके, क्योंकि उन्हीं को चुनाव जीतना है, हरीश रावत के नाम से थोड़ी जीत होगी, या तो सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी के नाम से होगी, और वो जीत हो सके उसके लिए दोनों को मिल करके काम करना है। तो मैंने कहा, मैंने ये सोचा था कि मैं अब प्रणाम करके कहूंगा कि मुझे उत्तराखंड में फोकस करने दीजिए। तो मैंने कहा, ये हमारे दोस्त लोग आज आ गए, इन्होंने लगता है मेरी नौकरी का एक्सटेंशन करवा दिया। तो उसको आप जानते हैं जी, कलम के और मीडिया आप तो वर्षों से रहे हैं, तो उसको अपने ढंग से उन्होंने चला दिया। खैर, बहरहाल कहीं न कहीं मेरी दिल में ख्वाहिश रही होगी, तभी मैंने कह दिया वो, और उन्होंने चला दिया। इसलिए मुझे चलाने वालों पर कोई आरोप नहीं है कि साहब आपने आउट ऑफ कंटेक्स्ट इसको ब्लो कर दिया। मगर उत्तराखंड, उस दिन उत्तराखंड के मीडिया को आप देखिए और पंजाब के मीडिया को देखिए, तो दोनों में न्यूज़ों का बड़ा भारी अंतर है। जैसे उत्तराखंड में मीडिया ने कहा कि हरीश रावत ने कहा कि हमारी कुछ परंपराएं हैं, जहाँ मुख्यमंत्री पदारूढ़ होते हैं तो वो भी होते हैं और पीसीसी प्रेसिडेंट होते हैं, वो मिल करके चुनाव लड़ाते हैं। जब जीत करके आते हैं तो उसके बाद जो है, उसके बाद वो प्रस्ताव करते हैं, कांग्रेस अध्यक्षा एमएलए की तरफ से नामजद कर देती हैं या चुन देती हैं एक व्यक्ति को जो मुख्यमंत्री होता है। मैंने कहा, पंजाब में भी वही होगा, हमारे वहाँ भी वही होगा। तो उन्होंने उसको ये कह दिया कि हरीश रावत ने कहा कि कैप्टन के नेतृत्व में लड़ेंगे। अब एक बात बताओ, कैप्टन हमारे मुख्यमंत्री हैं जी। यदि मान लिया कोई सीधे भी सवाल करेगा मुझसे, तो मैं कहूंगा वो लड़ाई के पार्ट होंगे, वो नेतृत्व के पार्ट होंगे। तो इसमें कोई शक की बात थोड़ी है। तो आपके कहने का मतलब उसी तरीके से अब कोई मुझसे पूछेगा कि सिद्धू जी क्या होंगे, तो मैं कहूंगा वो पार्ट होंगे लड़ाई के जो है। तो क्या आपने पूछा और क्या उत्तर बन गया, ये सब चीजें होती हैं। लेकिन एनीवे, मैं इस पर ज्यादा वो नहीं देता। बट हरीश जी, चूंकि अब आपने ये मसला छेड़ दिया है, तो मेरा सवाल है कि क्या इस बार का जो पंजाब का चुनाव होगा वो मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर अमरिंदर सिंह होंगे या नहीं होंगे? देखिए, मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री और पीसीसी प्रेसिडेंट मिल करके चुनाव लड़ते हैं, वो हर जगह है। मैं जब मुख्यमंत्री था तो मेरे साथ पीसीसी प्रेसिडेंट
खड़े होते थे, सब खड़े होते थे। तो जो परंपरा है पार्टी की, उस परंपरा को हरीश रावत के बोलने न बोलने से थोड़ी कोई चीज बनती बिगड़ती है। जो परंपरा है परंपरा है ये। मगर कौन मुख्यमंत्री होगा ये मैं नहीं तय करता, इसको पार्टी हाईकमान तय करती है, पार्टी लीडरशिप तय करती है। पर चेहरा तो चुनाव में चेहरा तो पेश किया ही जाता ना। पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो कैप्टन अमरिंदर सिंह फेस थे चुनाव के, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार फेस। देखिए चुनाव में यदि किसी एक को फेस बनाना होता है तो वो निर्णय लीडरशिप करती है। मैं केवल परंपरा की बात कर सकता हूं, लेकिन ये चीज की किसको क्या करना है वो केवल लीडरशिप करती है। पर एक बात मुझे बताइए, वो जो मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है उसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा। ठीक है, मगर एक बात तथ्य है कि जहां मुख्यमंत्री होते हैं वो इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं, जहां पीसीसी प्रेसिडेंट हैं वो इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। जैसा आप मुझसे पूछेंगे मैं वैसा उत्तर दे दूंगा। ठीक है, लेकिन ये जो अभी भी लगता है कि वहां पे बवाल थम नहीं रहा है पंजाब के अंदर। वो जो प्रगट सिंह जी हैं उनका बयान आया कि भाई जो ईंट से ईंट बजा देंगे, जो 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 सिद्धू का बयान था वो आला कमान की तरफ नहीं बल्कि रावत जी की तरफ उसकी संभावना थी। अरे कोई बात नहीं, मेरे पास न ईंट न रोड़ा न जो है मैं तो हाथ की ताली बजा सकता हूँ। और इसलिए यदि कोई मेरे लिए कह भी रहा है तो मैं ताली बजा करके उसका स्वागत कर रहा हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ उन्होंने ये कहा कि मुझे छूट मिलनी चाहिए, यदि छूट मिली तो मैं विरोधियों के ईंट से ईंट बजा दूंगा। वो कहीं पर कट पेस्ट हो करके वो ये आ गया कि सिद्धू जी ने कहा कि हाँ मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, और ये दिल्ली हाईकमान को तो कहा नहीं होगा, इसलिए हरीश रावत को कहा होगा। हरीश रावत की क्या हैसियत है आशुतोष जी आप जानते हैं। मैं तो जो है उनकी तरफ से एक फंक्शनरी हूँ, और मैं जो बात करूंगा वहाँ वो हाईकमान के आशीर्वाद ही से करूंगा, उनकी सैंक्शन से ही करूंगा। बट क्या आपको लगता है कि जब एक बार मामला सुलट गया, नवजोत सिंह सिद्धू वहां के पीसीसी प्रेसिडेंट बन गए, तो उसके बाद भी इस तरीके की बयानबाजी होनी चाहिए? देखिए दोनों को कैप्टन साहब ने बड़ा दिल दिखाया, इसीलिए इतने स्मूथली ट्रांजिशन हुआ, अध्यक्ष का चुनाव हुआ जी। सारी देश को आश्चर्य हुआ, बल्कि दुनिया भर में जो हमारे पंजाबी प्रालोग हैं उन सब ने भी मुझको बड़ी बधाइयां दी, बड़े खुश हुए लोग। और सारा पंजाब का हुज हू उस दिन पीसीसी में था, जिसमें सीनियर मोस्ट लीडर्स जो लोग बहुत कम अब दिखाई देते हैं पब्लिक लाइफ में, वो भी सब लोग आए। सब में एक खुशी थी, नौजवान थे, सब लोग थे, पूरा पंजाब ऐसा लग रहा था कि एकजुट दिखाई दे रहा है, पूरा कांग्रेस एकजुट दिखाई दे रही है। कैप्टन साहब आए, पहले उन्होंने सबको नाश्ता करवाया, फिर उसके बाद मंच पर घंटू बैठ करके बहुत अच्छी बातें हुई, सिद्धू साहब ने भी अच्छी बातें करी। तो मुझे लगा कि सब कुछ रास्ते पर आ गया है जी, और सब कुछ अच्छा हो रहा है। ये अचानक मुझको लगता है कहीं से कुछ कहाँ से कोई ऐसी नजर लगी है कि जिससे हम अचानक अच्छी बातों के लिए नहीं बुरी बातों के लिए चर्चा में आ रहे हैं। तो मेरी समझ से हमारे दोनों नेतागण माननीय अमरेंद्र सिंह जी भी और सिद्धू साहब भी इस पर विचार करेंगे। एक बीच में कोई सलाहकार साहब आ गए, उन्होंने कुछ ऐसा बयान दे दिया जो हिंदुस्तान को स्वीकार्य नहीं है, जो कांग्रेस की नीति के खिलाफ है। हम हमेशा से जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का अविभाज्य अंग मानते रहे, तो हमसे जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति कैसे ये कह सकता है कि साहब ये तो जो है कब्जे में किया हुआ एरिया है हिंदुस्तान का। तो इसलिए जरा सा मुझे बहुत टफ बात कहनी पड़ी। जो मैंने तब बात कही, मैंने पार्टी के इंटरेस्ट में कहा, और मैंने वो बात देश के इंटरेस्ट में कही। मुझे उसका कोई रिग्रेट नहीं है। उसके लिए यदि कुछ लोग मुझको कुछ कहना चाहते हैं तो मैं उन भाइयों का स्वागत करूंगा। अकेले में डांट लें, सार्वजनिक रूप से डांटें, कोई मुझे उधर बुरा नहीं है। लेकिन मैंने जो कुछ कहा मैं उस पर आज भी कायम हूँ, क्योंकि वो मेरी पार्टी के नीति के खिलाफ था और देश की नीति के खिलाफ था। इसलिए मैंने एक कठोर भाषा में बात की, और मैं समझता हूँ वो मामला वहीं रफा दफा भी हो गया, जो भी है खत्म हो गया। बट हरीश जी, आपके बार बार इंटरवेंशन करने के बाद, आपके बार बार हस्तक्षेप करने के बावजूद भी
दो गुट बिल्कुल स्पष्ट पंजाब के अंदर दिखाई पड़ रहे हैं। एक जो अमरिंदर जी के साथ है, दूसरा जो सिद्धू जी के साथ है। वो कभी दिल्ली आते हैं, कभी आपके पास जाते हैं। इस वक्त तो दोनों को एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। अगर एक साथ नहीं लड़ेंगे तो ये लगेगा कि फैक्शनलिज्म है, धड़ेबंदी है, अलग अलग गुट है। ये आपस में एक दूसरे को समझने के लिए आप ये समझिए कि पिछले 4.5 साल कुछ उनको टकराहट रही, कुछ न कुछ बात रही। सिद्धू जी को ड्रॉप होना पड़ा, बहुत सारी बातें आई, बहुत सारी बातें कही गई। तो उन सब के बीच में कैप्टन साहब ने भी बहुत सारी बातें कही। तो उसके बीच में जो एक अच्छा उजाला हुआ, तो उस उजाले की तरफ देख करके चलना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं पर कुछ खराश रह गई हैं, तो मैं समझता हूँ वक्त के साथ वो सारी खराशें दूर हो जाएंगी। और हम पार्टी लीडरशिप को, मैंने पंजाब की सारी स्थिति बता दी है, जो पार्टी लीडरशिप और सब ने मुझसे कहा है A to Z, बल्कि जो चारों मंत्रीगण थे, वरिष्ठ मंत्रीगण थे, विधायकगण थे, उन्होंने भी कहा हम और हमारे साथी, जो सोनिया जी का निर्णय होगा, जो राहुल जी का निर्णय होगा, हमको मान्य होगा। वो मैंने लीडरशिप को बता दी है। अब लीडरशिप, बाकी बातें लीडरशिप का जो आदेश होगा, हरीश रावत वही बात आकर के कहेगा। बट हरीश जी, एक बात मुझे बताइए कि एक आदमी जो 5 साल पहले कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हैं, उनको पीसीसी का प्रेसिडेंट बनाना क्या कांग्रेस के पुराने नेताओं के लिए, जो 40 साल 30 साल पंजाब की राजनीति कर रहे हैं, लंबे समय से कांग्रेस की सेवा उन्होंने की है, उनके लिए गलत संदेश नहीं है? देखिए, उन लोगों ने, सबसे हमारी बातचीत हुई जी, और बातचीत के बाद जो है एक बात सबने कही, करीब करीब कुछ लोगों को छोड़ करके, उन्होंने कहा कि सिद्धू की आवश्यकता है, इस समय हमको सिद्धू चाहिए। लोगों ने ये भी कहा उसको छोड़िएगा मत, वो ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए वो पार्टी से जाए। कुछ लोगों ने कहा उनको फला फला पद से नवाजिए करके। ये सब बातें आई, सब सुझाव आए जी। तो पार्टी लीडरशिप ने जो निर्णय किया, वो पंजाब की जो जनभावना, उन प्रतिनिधि जो 150 पौने 200 लोग मिले दिल्ली में 3 मैन कमेटी को, उसके सामने साफ तौर पर आई। इसलिए ये कहना कि कोई आज कुछ महसूस कर रहा है, तो मैं समझता हूँ उचित नहीं है। और उसके बाद आखिरी, जब तक कैप्टन साहब ने नहीं कह दिया कि जो सोनिया जी का निर्णय होगा मुझे मान्य होगा, और वो सहमत नहीं हुए, तब तक हमने निर्णय नहीं किया। तो इसका मतलब यह है कि सब लोगों की सहमति थी। अब उस सहमति को कैसे बनाए रखना है, ये दायित्व जिन्होंने बड़ा दिल दिखाया उनका भी है, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी एंड दूसरे लोग जिन्होंने उनको स्वीकार किया, और ये उनकी भी जिम्मेदारी है जिनको स्वीकार किया गया, जिनको सबने अध्यक्ष पद लिखा है। देखिए, राजनीति के अंदर आपको कभी कभी बहुत कड़वा भी पीना पड़ता है। आपको बहुत सारी चीजें ये माननी पड़ती हैं, ये हमारी बॉडी पॉलिटिक्स के लिए बेहतर है कि हम उन चीजों को पिए करके। तो मैं तो यही कह सकता हूँ, अपने 55 साल के अनुभव के बाद जो है, मैं यही राजनीति के अनुभव के बाद यही कह सकता हूँ कि जो कड़वा पिएगा आगे अमृत उसका इंतजार करेगा, और जो कड़वा नहीं पी सकता है तो फिर उसको अमृत पान की आशा नहीं रखनी चाहिए। ये आप किसको संदेश दे रहे हैं? ये सिद्धू साहब को संदेश दे रहे हैं या कैप्टन साहब को? मेरा संदेश उन सब के लिए है जो जिन्होंने खुले दिल से पहले दिन 27 तारीख को, मुझे याद है वो दिन, उस दिन बड़ा दिल दिखा करके सबने बड़ी बातें कही। और आज यदि कहीं पर कुछ चीजें हैं तो उन चीजों को, उनको कोई बात उठ रही है, कहीं कोई गलती हो रही है, कभी कभी बातों में समझने में अंतर हो जाता है। जैसे मेरे बयान को ही कई लोग कई तरीके से संदर्भित कर दे रहे। मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड के मीडिया में एक चीज छपी है, पंजाब के मीडिया में एक चीज छपी है, क्योंकि प्रभु वो जिसने जिस रूप में देखा, समझने की कोशिश की, उसने उस रूप में परोस दिया। अब मैं उनके साथ झगड़ा करने तो जा नहीं सकता हूँ। तो मैं भी उन दोनों रिपोर्टों को पढ़ करके मन ही मन मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा, वाह नारद मुनि, तो आप जहां अवतार लेते हैं अलग अलग रूपों में दिखाई देते हैं। तो आपने क्या सिद्धू जी से बात किया था जब उनका ये बयान आपने सुना, ईंट से ईंट बजा देंगे, आपने उनसे बात किया? मैंने उनके बयान को सही संदर्भ में लिया। मैंने कहा, उन्होंने कहा होगा कि मुझे खुली छूट मिले, मैं अपने तरीके से काम कर पाऊं, तो मैं अकाली दल, आप, भाजपा, इनकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। मैं अपने प्रेसिडेंट को क्यों नेगेटिव अर्थ में
समझने का प्रयास करूं। मैंने पॉजिटिव वे में समझा है, इसलिए आप देख रहे हैं मेरे चेहरे में प्रसन्नता है। आपने उनसे बात नहीं की? मुझे बात करने की जरूरत ही नहीं, मैंने उनको सही संदर्भ में समझा है। और मैं आखिरी जानता सवाल हूं उन्होंने यही कहा होगा। जी, पंजाब के मुतालिक एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, उसके बाद फिर उत्तराखंड पे जाएंगे और दूसरी राजनीति पे बात करेंगे। सिद्धू साहब की एक इमेज है कि बहुत टेम्परामेंटल है, वो टीम प्लेयर नहीं है और वो नॉन सीरियस है। ये एक बड़ी छवि उनकी है। हो सकता है गलत हो, लेकिन ये है छवि उनके बारे में। आशुतोष जी, इतने साल के पब्लिक लाइफ के बाद आदमी के कुछ आलोचक खड़े हो ही जाते हैं, कुछ छिद्रान्वेषी खड़े हो जाते हैं। मैं समझता हूं कि आपकी बात को यदि श्री सिद्धू सुन रहे होंगे तो वो जो है उसके सार्थक अर्थ निकालेंगे, और हमने उनको सारे उनके गुणों के साथ स्वीकार किया है और जो कमजोरियां हैं उनके साथ भी स्वीकार किया है, क्योंकि हम पार्टी के लिए आगे का रास्ता देख रहे हैं। कांग्रेस एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पर वो अपनी सार्थक भूमिका के साथ आगे के लिए एक बड़े एसेट हो सकते हैं और पंजाब के लिए बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। लेकिन राजनीति के अंदर धैर्य बड़ी चीज है, तो थोड़ा सा क्या सिद्धू साहब मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं? अपने को तो मान के चल रहे। देखिए, न जाने पंजाब में हमारे कितने दोस्तों के मन में अरमान होंगे, तो आप क्यों मुझसे चाहते हैं मैं किसी एक नाम को लेकर के सबके अरमानों को दबाने का काम करूं? अकेले कैप्टन वाले में कई लोग मुझसे सवाल जवाब कर रहे हैं। मैंने कहा भैया वही नहीं चेहरे हैं, तुम भी चेहरे हो। अब प्रगट सिंह को कोई कहेगा हमारा चेहरा नहीं है, हमें गर्व है कि प्रगट सिंह हमारी पार्टी में, हमारे हिंदुस्तान के इतने ख्यातिनुमा प्रेसिडेंट रहे हैं ना, हॉकी टीम के कैप्टन रहे हैं, तो ये सब हैं। तो पंजाब में हमारे पास कांग्रेस के पास बहुत विशिष्ट लोग हैं। अब हमारे पास देखिए सीनियर मोस्ट सीजन लीडर है हमारी अंबिका सोनी जी, वो भी है। तो प्रताप जो सीजन भी है, सीजन के साथ वाइब्रेंट भी हैं, वो भी हैं हमारे पास। हमारे पास कैप्टन साहब का अनुभव है, तो हमारे पास फायर ब्रांड सिद्धू जी भी हैं, और ये कांग्रेस ही है जो इन सब चीजों को समेट करके थाम करके चल सकती है। और आप बेफिक्र रहिएगा, आपकी सारी आशंकाएं दूर हो जाएंगी, ये सब मिल करके काम करेंगे 2022 में। ठीक है, चलिए पंजाब के बारे में तो आपने नहीं बोला, लेकिन क्या उत्तराखंड में आप सीएम के फेस हैं? मैं राष्ट्रीय स्तर पर इस बात का हामी हूं कि हमको चुनाव से पहले राज्यों में चेहरे घोषित करने चाहिए, ताकि एक स्पष्ट अकाउंटेबिलिटी बन सके, हम लोकल इश्यूज को फोर फ्रंट पर ला सकें, लोकल पर्सनैलिटीज का क्लैश बनाएं, और जो राष्ट्रीय मुद्दे हों उनको हम लोकसभा के चुनाव में, या जो राष्ट्रीय सवाल होते हैं जैसे कोविड का है, दूसरे तीसरे सवाल है, उन सब पर करें। क्योंकि भाजपा ने जिस तरीके के सोशल मीडिया के अंदर कुछ ऐसे ढोलची खड़े कर दिए हैं और इस तरीके की ब्रिगेड खड़ी कर दी है जिसका काम दुष्प्रचार करना है, हम चाहते हैं उनको कम से कम मौका मिले, इसलिए मैंने ये सुझाव दिया। मगर इसको हमारे राज्य के संदर्भ में भी लोगों ने देखा। मैं तो 2002 में घोषित था, लेकिन मैंने कभी कहा ही नहीं, मैंने कहा महाराज सब मिलजुल करके लड़ रहे हैं और जब जीतेंगे तो सोनिया जी का विशेषाधिकार, सोनिया जी ने जो निर्णय किया हमने हाथ जोड़ करके उस निर्णय को मान लिया। 2012 में भी मान लिया हमने हमेशा। तो हमारे उत्तराखंड में ये सवाल नहीं आएगा, कम से कम हरीश रावत की वजह से नहीं आएगा। हाँ, पार्टी अपना हित अनित देखे, यदि मुझको आगे खड़े करने से हित होता है मुझे आगे खड़ा करे, और मेरे अनहित होता है तो मैं पीछे खड़ा हूँ। मुझे आगे और पीछे खड़े होने में 1 सेकंड, निर्णय करने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। मैं आगे भी खड़ा हो सकता हूँ, मैं पीछे भी खड़ा हो सकता हूँ, लेकिन जब आप मुझे आगे खड़ा करेंगे तो उसका एक इंप्रेशन जाता है, पीछे खड़ा करेंगे उसका एक इंप्रेशन जाता है। वो पार्टी को तय करना है, वो मुझे नहीं तय करना है। आपको लगता है कांग्रेस पार्टी इस बार उत्तराखंड में अच्छा कर सकती है? बहुत अच्छा, हम जीत रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस क्यों है आपको? मुझे इसलिए है क्योंकि भाजपा ने 4.5 साल बेकार कर दिए। उन्होंने केवल हमारी नीतियों को बदलने और उनको कंडेम करने में लगाया और कुछ कर नहीं पाए। वो अपना डबल इंजन ही स्टार्ट नहीं कर पाए,
और कुछ हो ही नहीं पाया। अब ये लगा लीजिए, नहीं तो 3-3 मुख्यमंत्री क्यों बदलने पड़े जैसे चुनाव आए, विधानसभा के बीच से उठा करके लाए। जिसने बजट पायलट करना था, बजट पारित हो रहा था, दूसरी तरफ वो चल रहा था, ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी कि मुख्यमंत्री बदले जाएंगे करके। दूसरा आदमी जिसको लाए उसको तो ये मालूम ही नहीं पड़ पाया क्यों बना, क्यों गया। वो तो सुहागन होने से पहले ही विधवा हो गया बेचारे जो है। तीसरे का भी यही हाल होने जा रहा था, लेकिन वो कैसे बच गया, क्योंकि उनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कांग्रेस को जो है हम बिल्कुल ही तस्तरी में परोस करके दे दे। वो तीसरा बच गए, तीसरे व्यक्ति बच गए। तो भाजपा ने खुद ही एडमिशन, सबसे बड़ा बात तो यह है कुंभ के समय में उत्तराखंड के नाम पर इतना बड़ा धक्का लगा दिया। जो कुंभ हमारी ख्याति बढ़ाता था, उस कुंभ में टेस्टिंग घोटाला करके जो है सारी दुनिया की अंगुलियां हमारी तरफ उठ गई। तो उत्तराखंड कैसे इसको बर्दाश्त कर सकता है? डेवलपमेंट में नहीं, बेरोजगारी आज देश के अंदर सर्वाधिक उत्तराखंड के अंदर है, सर्वाधिक। महंगाई इधर चरम पर जा रही है। हमारा पर्वतीय राज्य है, ग्रामीण राज्य है, तो हमारे वहाँ महंगाई की मार और ज्यादा लोगों को पीड़ित कर रही है। तो कुल हालात ऐसे हैं कि भाजपा के लिए कोई उत्तराखंड में स्कोप नहीं है। अब उनकी केवल यदि कोई मदद कर सकता है तो सो कॉल्ड ईवीएम बाबा की तपस्या करे, तो वही कुछ मदद कर सके तो कर सकेंगे। नहीं तो यदि वोट बटन दबाने से हर आदमी के होगा तो भाजपा के लिए कहीं कोई गुंजाइश दूर दूर तक नहीं। बट हरीश जी, पिछली बार आप दोनों जगह चुनाव लड़े थे और दोनों जगह से आप हार गए थे। आप इस बार आप कैसे कॉन्फिडेंट हैं? आप? मैं इसलिए कॉन्फिडेंट हूँ, 2017 के अंदर मोदी प्रचंड वेव चल गई थी, हिंदुत्व की प्रचंड वेव यूपी के कारण चल पड़ी थी। हम यूपी का हिस्सा थे और यूपी में बड़े बड़े सूरमा थे, अलायंस भी था, सब कुछ था, लेकिन क्या हालत रही सबकी आपने देख लिया। और 2016 के उस कालखंड में, 2017 के कालखंड में भाजपा सब जगह जो है, सब जगह बहुत अच्छा परफॉर्म की। उनका वोट परसेंटेज भी बहुत बड़ा, और जो पार्टियां उनके कंटेस्ट में थी उनका वोट परसेंटेज बहुत नीचे गया। आप यूपी में देख लीजिए, दूसरी जगह देख लीजिए। लेकिन उत्तराखंड में हम 2017 में भी अपना 2012 का, जिसके बल पर हम सत्ता में आए थे, वो वोट परसेंटेज बनाए रखने में सफल हुए। इसका मतलब है उत्तराखंड के अंदर एक ऐसा लॉयल वोटर था जो 2017 की मोदी जी की प्रचंड आंधी में भी कांग्रेस के साथ खड़ा रहा, कांग्रेस को जिताना चाहता था। तो वो लॉयल वोटर आज हमारा सबसे बड़ा आधार है। हमारे पास वो बेस है बना हुआ, और हमको केवल भाजपा की 5-7% एंटी इनकम्बेंसी वोट को अपने साथ जोड़ना है। और ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। यदि 7-8% जोड़ लिया हमने तो ये वाइस वर्सा जैसा 2017 में हमारे साथ हुआ था, 2022 में उनके भाजपा के साथ हुआ। बट मोदी जी तो आज भी सबसे लोकप्रिय नेता है, आज भी उनकी लोकप्रियता चरम पे है। आज भी लोग कहते हैं कि हिंदुत्व की वेव चल रही है। उत्तराखंड के अंदर हम मोदी जी से थोड़ी लड़ रहे हैं, हम तो भाजपा से लड़ रहे हैं, जिसने 3-3 बट मोदी जी तो रहेंगे ना वहां पे, मोदी जी तो रहेंगे। मोदी जी से जैसे ही मोदी जी आएंगे लोग कहेंगे यार ये कैसा डबल इंजन था मोदी जी, उत्तराखंड में तो स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा, यहाँ के ठंड के लायक मिसफिट है, इसलिए आप दिल्ली में बैठो और यहाँ हमको अपने ढंग का इंजन छांटने दो, क्योंकि उत्तराखंड में उनका डबल इंजन यहाँ स्टार्ट ही नहीं हो पाया। तो इसलिए मोदी जी इस बात को समझते हैं और खुद भी जो है परहेज करेंगे आने से। आपको लगता है वो नहीं आएंगे यहाँ प्रचार करने? आप नहीं, अरे भाई कोई रस्म अदायगी करने तो आएंगे, लेकिन अब वो जानते हैं क्या, जब डबल इंजन स्टार्ट ही नहीं हुआ तो कैसे जवाब देंगे, क्या बोलेंगे बेचारे। वो ठीक है, वो सत्य से परे सब बोल लेते हैं, लेकिन उत्तराखंड के अंदर डबल इंजन इतना बड़ा दिखाई देगा उनका असत्य, तो उसको बार बार देखने क्यों आएंगे वो। हरीश जी, आज की तारीख में लोग कांग्रेस के बारे में जो बातें कह रहे हैं कि कांग्रेस एक विखंडन की तरफ बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। वो पंजाब का उदाहरण दिया जाता है, छत्तीसगढ़ का उदाहरण दिया जाता है, अभी आपका राजस्थान का उदाहरण दिया जाता है, और अभी हाल की खबर ये कि केरल के अंदर भी जो है वो गुटबाजी आगे निकल रही है। हम तो अपने ऐसे मित्रों से जो कांग्रेस के अंदर छिद्र ढूंढते हैं, हम उनका बड़े आभारी हैं, क्योंकि लोकतांत्रिक पार्टी है। हमने बहुत कुछ आप ही लोगों से सीखा, आपकी आलोचनाओं से सीखा है, हम उनका स्वागत करते हैं, और जो आलोचना है उनको हम बिल्कुल सार्थक रूप में ग्रहण करेंगे। मगर एक बात आशुतोष जी,
आप तो बड़े भारी लोकतंत्र के ध्वजवाहक हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ सीधे सीधे। जी जी। ये तुम्हारी बर्बादी के भी चर्चे हैं आसमां में। हाँ, लोकतंत्र खतरे में है, संसदीय लोकतंत्र खतरे में है, बोलने की आजादी खतरे में है। गांधी नेहरू युग के, अंबेडकर युग के सारे मूल्य मान्यताएं खतरे में है, सामाजिक न्याय खतरे में है। एक नए प्रकार का हिंदुस्तान गढ़ने की कोशिश हो रही है जो असहिष्णुता पर आधारित है। सब वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म समभाव, सनातन धर्म खतरे में है। तो महाराज, इसलिए जो लोग भी हमारी तरफ ये सब चीजें सवाल हमसे कर रहे हैं, तो हमारे लिए कुछ शुभकामना निकालिए कि हम अपनी कमजोरियों से उभरेंगे। हम पहले भी उभरे हैं, ऐसा नहीं है। हम 1977 में उभरे, हम 1996 में हम फिर से उभरे 2080 में जो है, और हमने 91 में फिर उभरे हम, और 2004 में फिर उभरे हम। जब आप उभरेंगे अपनी कमजोरी। जब आप ये बातें कहते हैं तो 2004 में सोनिया गांधी की लीडरशिप थी, 1977 में इंदिरा गांधी की लीडरशिप थी, और आज की तारीख में जो एक जनरल परसेप्शन ये है कि कांग्रेस पार्टी लीडरलेस है। कांग्रेस पार्टी के पास कोई स्थायी प्रेसिडेंट नहीं है। जब स्थायी प्रेसिडेंट पिछले 2.5 सालों में कांग्रेस पार्टी नहीं चुन पाई है, तो कांग्रेस पार्टी एकजुट रहते हुए कैसे मोदी और हिंदुत्व का सामना कर पाएगी? इस उम्र में जो महिला 12 घंटे काम कर रही है, तो मैं उनका अनादर जो है उनको पूर्णकालीन न मान करके नहीं करना चाहूंगा। मैं इतनी हिम्मत नहीं करना चाहूंगा। हाँ, सवाल अनादर का नहीं है, सवाल ये कि लोग ये सवाल पूछते हैं कि कांग्रेस पार्टी पूर्णकालिक अध्यक्ष क्यों नहीं? ठीक है, वो हमारे एक टेम्पररी निर्णय था। वर्किंग कमेटी ने उस समय इंटरिम शब्द का यूज कर लिया, तो इसलिए जो है वो हमारी अध्यक्ष हैं। राहुल जी हमारे भविष्य हैं। भाजपा वालों ने 50,000 सो कॉल्ड सोशल मीडिया बम्बार्डियर्स के जरिए जो एक इमेज खराब करने की कोशिश की है, अब धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं कि राहुल गांधी देश में ऐसा व्यक्ति है जो गलत को गलत कह रहा है और दृढ़ता से कह रहा है और बहुत पहल करके कर रहा है, सोच बाजार करके कर रहा है। आप कोरोना फर्स्ट का देख लीजिए, उसके बाद जो उन्होंने कहा कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर को आप मदद करिए, न्याय योजना से आच्छादित करिए, उस निर्णय को देख लीजिए। जो उन्होंने अर्थव्यवस्था पे कहा, जो उन्होंने गब्बर सिंह टैक्स को लेकर के कहा, जो नोटबंदी को लेकर के कहा, और जो कुछ राहुल गांधी जी ने ये कोरोना दूसरे जो सेकंड फेज है उसको लेकर के जो कुछ कहा, जिस तरीके से देश को वार्न किया, ये सारी घटनाएं ये बताने के लिए चीख चीख करके कह रही है कि हमारे पास एक सूझबूझ वाला, आगे देखने वाला नौजवान है। और अभी तो हम लोगों में, हम इंदिरा गांधी के भक्त हैं, हमारी बाजू में अभी इतना दम है कि हम जो है कांग्रेस को लाएंगे, आप चिंता न करिए। बट हरीश जी, आपके जोश, आपके उत्साह को देखकर अच्छा लगता है, लेकिन लोग तो ये भी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को प्रशांत किशोर के पास जाना पड़ रहा, उनसे सलाह लेनी पड़ रही कि कांग्रेस को कैसे ठीक किया जाए। वक्त के देखिए, जो एक परिवर्तन आता है सीजू में, उन परिवर्तनों को अंगीकार करना पड़ता है। कांग्रेस ने परिवर्तनों को अंगीकार किया है, लेकिन हम थोड़ा सा ट्रेडिशन में और परिवर्तन में बैलेंस रखते हैं। हम केवल चुनाव के हिसाब से निर्णय नहीं करते हैं, तो हम अपने संविधान की गरिमा के अनुरूप जो है, अपने कार्यकर्ताओं की भावना के अनुरूप जो है, यदि प्रशांत किशोर जी या कोई और नए आइडियाज के साथ आते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। हम तो कहेंगे आशुतोष जी भी आए नए आइडिया के साथ, हमारे साथ जो है लोकतंत्र बचाने में की लड़ाई में सम्मिलित हों, हम तो स्वागत करेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि लड़ाई अकेले हम ये कहें हमारी है, आज तो देश की लड़ाई है, भारत की। मोदी जी पे सीधा आरोप लगा रहे कि मोदी जी के रहने से लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र मैं सीधा आरोप, मैं इतना बड़ा व्यक्ति नहीं हूं कि मैं देश के प्रधानमंत्री पर और मोदी जी पर, जिनको सब मोदी जी कह रहे हैं, उन पर आरोप लगाऊं। लेकिन जो यथार्थ है, जो मुझे दिखाई दे रहा है अपने चारों तरफ जो है, उसको कहने में मैं हिचकिचाऊंगा भी नहीं जो है। तो मैं इसको आरोप में नहीं कह रहा हूं, मैं अपने अंतर्मन की भावना को कह रहा हूं। यदि मेरे अंतर्मन की भावना को कोई समझने का प्रयास करेगा तो उनको लगेगा हरीश रावत वही कह रहा है
जो मेरे मन में है, आपको भी लग रहा होगा, कहीं न कहीं मेरी बातों से गुदगुदी लग रही होगी, क्योंकि आपके मन में भी यही है। जो जितने लोकतंत्र प्रेमी लोग हैं, उन सब के मन में यही है। लेकिन सिर्फ मैं मणिशंकर की तरीके से किसी को ये अवसर नहीं देना चाहता कि उसके ज़रिए से वो चुनाव तंत्र, प्रचार तंत्र के ज़रिए से चुनाव की गाथा को बदल दे। तो इसलिए मैं उनका नाम लेकर के नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो यथार्थ है वो तो यथार्थ है। आशुतोष जी, आपसे आखिरी सवाल, आपको उम्मीद है या आशंका है मन में कि चुनाव के ठीक पहले एक बार फिर आपके ऊपर सीबीआई जांच नहीं बैठेगी, आपको फिर सीबीआई नहीं बुलाएगी जैसे पिछली बार बुलाया था? मैं तो प्रतीक्षारत हूँ। मैं तो प्रतीक्षा में हूँ। मैं जानता हूँ जब जब पिछली बार मेरी सरकार को उड़ाने के लिए, मतलब विधायक जिस पार्टी में दिखाई दे रहे हैं, वो पार्टी जिसके वहां से विधायक चोरे गए, उसे कह रही है कि ये दल बदल करवा रहा है। मतलब इतना 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 अचंभित आर्गुमेंट सारे देश के गले में उतारने की ताकत तो भारतीय जनता पार्टी में है। मतलब विधायक मेरे वहां से दल बदल करके वहां गए, और दल बदल के आरोप में सीबीआई की जांच में झेलने का काम कर रहा हूँ। न कहीं रुपया है, न कहीं विधायक है, न कुछ नहीं है, लेकिन तब भी कह रहे हैं भाई हरीश रावत ने तो आग लगा दी लोकतंत्र में। मैंने कहा ना, मैं तो प्रतीक्षारत हूँ। बल्कि और भी कुछ चीजें हो निकालेंगे, कुछ न कुछ आएंगे, लेकिन कुछ को तो बलिदान देना ही पड़ेगा ना। यदि मेरे बलिदान से उत्तराखंड में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित होती है, तो हरीश रावत नहा धो करके 9 बजे तैयार होकर के बैठ जाएगा, कहेगा आओ भाई जो आना है ले जाओ। हरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।